क्या आप लोग 9 से 10 लाख रुपए के अंदर 2025 में यूरोप के पेपर हासिल करना चाहते हैं? ये मैं कोई आपको किताबें पढ़ के लफाजियां नहीं कर रहा, वक्त की आग में जल के बैठा है फुरकान सरफराज आज आपके सामने। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक आजमाया गया और अप्लाई किया गया तरीकेकार है जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं आज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। जल्दी से जो देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। जिन लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, जो लोग इतने ज्यादा एक ह्यूज रकम अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आप लोग 2024 के इस टाइम से लेकर 2025 तक आप लोग यूरोप मूव कर सकते हो और आप लोग वहां जाकर यूरोप के पेपर हासिल कर सकते हो। इसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 लाख आएगा। एक एस्टिमेटली मैं आपको बता रहा हूं, इससे कम आ सकता है, ज्यादा इससे खर्चा नहीं आएगा आपका। ये मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूं, ठीक है। और कुछ लोगों ने इस तरीके को आजमाया है, इसको अप्लाई किया है और ये कामयाब हुआ है और ये सक्सेसफुल रहा है 100%। बाकी करनी आपने अपनी मर्जी है, मेरा काम है आपको एक अच्छा मशवरा देना, एक अच्छा गाइड करना। बाकी जैसे आपका दिल मुतमिन है आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात। इस चीज की बजाय कि आप लोग एजेंटों को आप 20 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए आप दें, उससे बेहतर नहीं है कि हम एक ऐसा तरीका अपनाएं कि जिसकी मदद से हम खुद सेल्फ के ऊपर कर लें। वर्क परमिट आपको एक तो महंगा बहुत मिलेगा, दूसरा आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। आप लोग खुद अप्लाई करें। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपनी एक छोटी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी। उसमें आप कंबोडिया जाएं, थाईलैंड जाएं, लॉस जाएं। अगर आप ज्यादा कर लें आप लोग फिर जापान चले जाएं। ये आप तकरीबन 4-5 कंट्री आप कर लें। अगर आप नहीं कर सकते आप 3 कर लें, आप 3 भी नहीं कर सकते 2 कर लें, 2 भी नहीं कर सकते आप सिर्फ और सिर्फ एक जापान को विजिट कर लेना, तो उसकी रेशो बहुत अच्छी हो जाएगी वीजे की। क्योंकि जापान जो है, जापान की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंट की जाती है। इमिग्रेशन क्रॉस करते वक्त आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो थोड़ा सा बड़ा एक स्ट्रिक्ट मामला होता है। उसमें आपने अपने 12 दिमाग एक्टिव करके वहां से इमिग्रेशन क्रॉस कर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद आप या तो यूके या आप लोग फिर पुर्तगाल या आप स्पेन। पुर्तगाल का फाइल लॉक सिस्टम बंद हो गया था, ठीक है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर पुर्तगाल का फाइल लॉक सिस्टम ओपन होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर भी मैं एक व्लॉग रिकॉर्ड कर दूं, ठीक है। आप लोग पुर्तगाल का वीजा ले सकते हैं, आप स्पेन का ले सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के बाद अगर आप इन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हो तो आप लोगों को यूके समेत आपको ये कंट्री वीजा 100% देंगे और आसानी से मिल जाएगा। इसके ऊपर इतना एक्सपेंस नहीं आ जाता। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आप लोग जाएंगे, जाने के बाद जी आप लोग डायरेक्ट किसी इतने तरक्की याफ्ता कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो वो आपके सामने रिजेक्ट ही होना होता है। क्योंकि ना तो आपकी कोरे पासपोर्ट के ऊपर लेना ही बहुत मुश्किल होता है वीजा, क्योंकि ये हार्ड कंट्री है थोड़े से, ठीक है, ये आपकी डिटेल में जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए जब भी वीजा अप्लाई करें आप किसी ऐसे कंट्री का अप्लाई करें जो थोड़ी सी गुंजाइश देता हो, जो आपको वीजा इजीली दे दे। इजी से मुराद पुर्तगाल बेस्ट है, स्पेन बेस्ट है। आप रोमानिया का कर लें, क्रोएशिया का कर लें, क्रोएशिया भी शेंजन में शामिल हो गया है। आपने किसी भी कंट्री का जब वीजा अप्लाई कर लिया, इंशाल्लाह आपकी जब ट्रैवल हिस्ट्री होगी जो मैंने आपको बताया है, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस या जापान की, ये ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। उसके बाद यूरोप शेंजन का वीजा आपको इजीली मिल जाता है। जब आपने शेंजन किसी में भी आ जाना है आप 28 मुल्कों में फ्री हो जाएंगे, आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं उस एक वीजे की बिहाफ पर। आपने आते ही जहां भी आए, स्पेन आए, फ्रांस आए, बेल्जियम आए, हॉलैंड आए, जर्मनी आए, ऑस्ट्रेलिया आए, जहां भी आए आपको चाहिए कि आते ही आप पुर्तगाल आ जाए। पुर्तगाल का हो जाएगा इंशाल्लाह, 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। आप अपनी फाइल लॉक करें। फाइल लॉक करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा पेपर नहीं चाहिए होते। जब आपने पाकिस्तान से आना है, ये बात सारे बंदे कान खोल के सुन लो, जब आप पाकिस्तान से आए, आने से पहले आपने अपना एक ईमेल बनाना है। उसमें आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी पीडीएफ के अंदर बना के डालनी है। उसमें अपने आईडी कार्ड, पासपोर्ट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना मैरिज सर्टिफिकेट, अपनी एमआरसी, एफआरसी जो भी है, आपने ये पीडीएफ फाइल बना के उसमें आपने डाल देना। और वो आपने अपने मोबाइल पर किसी भी एयरपोर्ट पर आपने उस ईमेल को लॉगिन नहीं करना, ठीक है। उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ना लगाएं। जिस भी कंट्री में आना है वहां पर आके स्टे करें उस होटल के अंदर। जर सी बात है, विजिट वीजा आपको उसी कंट्री का मिलता है जहां पर आपकी होटल बुकिंग कंफर्म हो। जिस भी कंट्री में आए आप
वहां पर आने के बाद आप पुर्तगाल चले जाएं। पुर्तगाल जाते ही सिंपल 15 से 20 यूरो फीस है जो कि वो आपसे लेते हैं। एजेंट 500 भी मांगता है, 800 यूरो भी मांगता है, 1500 यूरो तक भी मांगता है। वो आपके लिए टफ हो जाएगा काम। बेहतर है कि वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं। वहां पर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, इंडियन बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं, पाकिस्तानी भाई भी बहुत हेल्प करते हैं। वहां पर आप उसको जाके बोलेंगे यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं फाइल लॉक करना चाहता हूं, वो आपको टैक्स नंबर भी ले देगा, वो जाके आपको बता देगा कहां से लेना है, उसकी 10-15 यूरो फीस है, उसके बाद आपने फाइल लॉक कर देनी है। ठीक है, सिंपल। जो आपने पाकिस्तान में ट्रैवल हिस्ट्री की है और यूरोप की टिकट ली है, ये मैक्सिमम आपका तकरीबन 9 से 10 लाख का खर्चा है मैक्सिमम। जो आपने फाइल लॉक करनी है 6 से 8 माह के बाद, आपकी 1 साल के अंदर अंदर जो है वो फिंगर करवा देंगे। ठीक है, वो आपको कॉल करेंगे, आपको पहला टीआरसी मिल जाएगा। उसके बाद आप जहां मर्जी जाएं, जहां मर्जी घूमें, काम आप बेशक पुर्तगाल में करें, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक बात याद रखें, इसमें मैंने आपको लीगल एंट्री का बोला है। जब भी आपने पुर्तगाल में जल्दी पेपर लेने, आपने लीगल एंट्री करनी है। चाहे आप 28 कंट्री में जहां मर्जी जाते हैं, आपने बाई एयर पुर्तगाल में जाना है और लीगल एंट्री होनी चाहिए। लीगल एंटर होंगे, फिर 6 माह के बाद आपको टैक्स के पेपर चाहिए होंगे, उसके ऊपर आपका टीआरसी जो है वो पहला निकल आएगा। ठीक है, बहुत भी रश कर लें तो क्या 12 माह, 14 माह, 16 माह से मैक्सिमम ऊपर नहीं होगा। आपको पहली टीआरसी मिल जाएगी, फिर आप रेगुलर उसे कंटिन्यू करें, काम भी करें। ये नहीं है कि आप काम ना करें, काम भी साथ करें। पहले आपको 2 साल की टीआरसी मिलेगी, 2 साल की जो टीआरसी एक्सपायर होती है, उसके बाद आप जब दोबारा अप्लाई करते हो आपको 3 साल की टीआरसी मिलती है, जिसे हम टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं। अच्छा, 3 साल के बाद जब आप फिर अप्लाई करोगे, फिर आपको टीआरसी नहीं मिलेगी। फिर क्योंकि देखें 2 साल आपने अप्लाई की, उसके बाद आपने 3 साल अप्लाई की। ठीक है, 3 और 2 आपके 5 साल कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि परमानेंट रेजिडेंसी होती है वहां की। फिर आप वहां पर एलिजिबल हो जाते हो। फिर आपका 1.5 से 2 साल का अरसा दरकार होता है, आपको टाइम लगता है। उसके बाद आप वहां के नेशनल हो जाते हैं, आप वहां के सिटीजन हो जाते हैं, आपका पासपोर्ट बन जाता है। उसके बाद आपका जो है वो वहां का आईडी कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग, आपका सारा कुछ वहां पे बन जाता है। आपको 2 साल की भी मिल जाए, आपको 3 साल की भी मिल जाए, जब आपको फिर खुला वीजा मिल जाएगा, आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। अगर आप वहां पर सही और किसी जायज तरीके से पुर्तगेजी लड़की से शादी कर लें, आपको और जल्दी नेशनैलिटी मिल जाएगी। नेशनैलिटी लेने के और वहां पर सेटल होने के बहुत सारे तरीकेकार हैं, अगर आप अपनाना चाहें तो। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाएं, यह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, आपके हक में बहुत बेहतर होगा। ये मैं कोई किताबें पढ़ के लफाजियां नहीं कर रहा, ये लोगों ने आजमाए हुए हैं तरीके। ठीक है, और मेरी आंखों के सामने ये तरीकेकार हुए हैं। बजाय कि आप एजेंटों के हाथों पीसें, टाइम जाया करें, पैसा बर्बाद करें, उससे बेहतर है खुद करें। लोग कोशिश नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप सिर्फ सोच रहे होते हैं कि जी मैं इधर से पासपोर्ट डालूं, वहां से वीजा निकल के आ जाए और मैं रातों रात ट्रैवल कर जाऊं, या मुझे करना कुछ ना बड़े बना बनाया मुझे प्लेट के अंदर रख के दे दिया जाए। मेरी जान, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कुछ भी करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपने माशरे में तब्दीली लेके आनी है। जो कुछ भी करना है, आप चाहे जो भी कर लें, उसके लिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है, सब्र होता है उसके अंदर। उसके लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़नी होती है। आपको बड़ा दिल जिगरा लेके आना होता है इस फील्ड के अंदर। फिर अल्लाह को लेके आना होता है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आना होता है, फिर शरीयत के असूलों के साथ चलना होता है, फिर अपना अच्छा भी देखना होता है, अपना बुरा भी देखना होता है, अपने दुश्मनों को कैसे एनालाइज करना है। आपने उस रास्ते के अंदर जब चलना है, फिर कुछ लेग पोलिंग वाले भी होते हैं, कुछ डिमोटिवेट करने वाले भी होते हैं, बहुत कुछ होता है इन रास्तों के अंदर। और आपको ये चीज आपको इतनी रख के चलनी पड़ती है और इसके ऊपर इतना कंटेन करके आपको रखना पड़ता है। 1 मिनट के अंदर फट नहीं जाना होता कि जी इन्हें मैंने गल करती है, इसका ताना मुझे इंटिमिडेट कर देगा अगर इसने मुझे ये बात बोल दी। बाकी जितने मुंह उतनी बातें। आजकल के दौर में आपको अच्छा मशवरा कोई नहीं देगा, हकीकत बात है। अच्छा मशवरा एक अमानत होती है। मैं आपको रियलिटी बेस में ये चीजें बता रहा हूं और मैं ये बातें बता रहा हूं। आपको पता है इस मुल्क में या इस जगह के ऊपर जहां पे भी जिस बंदे ने भी हक सच पे बात की है, ठीक है, उस बंदे को उठा के इन्होंने ठोका है। ठीक है, हक सच की वैल्यू नहीं है। और कुछ हमारे ही लोग, हम अपने ही, मैं बाहर किसी की क्या बात करूं, मैं अपनी बात करता हूं, मुझ में कितने ऐब होंगे। मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं बैठा यहां पर। हम लोग जो हैं, मुझ जैसे लोग सच सुनना प्रेफर ही नहीं करते। आप तो बड़े लोग हैं, आप तो एक अहले इल्म लोग हैं, सुलझे हुए एक दानिश्वर लोग हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग तो सच सुनना प्रेफर नहीं करते। आज कोई बंदा यहाँ पे बैठ के सच बता रहा हो तो लोग कहते हैं पता नहीं यार ये क्या है। अगर आज के दौर में कोई किसी के पास आके हमदर्दी दिखाने की कोशिश करता है, हम लोग समझ लेते हैं पता नहीं ये मतलब के लिए हमारे साथ जो इतनी हमदर्दी दिखा रहा है।
तो हमने इन चीज़ों के मानी और समझ लिए, हमारे माशरे ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों ने, कुछ हमारे सिस्टम के चौधरियों ने, कुछ वो हमारे सिस्टम के जो बड़े थे जो इस लोगों की तरबियत कर रहे थे, इस माशरे की तरबियत कर रहे थे, जो क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो अपनी हुकूमतों के बाजू होते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो एक लीडर जो होता है ना, लीडर, वो अपनी इतनी कौम के एक रेवड़ को उसकी उसने परवरिश करनी होती है, उसने सितारों से आगे उसको जहां दिखाने होते हैं, ना कि उसने उनको नीचा दिखाना होता है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मैं अगर इसके ऊपर बातें खोलने लग पड़ूँ तो चीज़ें बहुत लंबी हो जाती हैं। लोग इन चीज़ों को सुनना प्रेफर नहीं करते। लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमें सिर्फ हमारे मतलब की बात बताएं और आप निकले यहाँ से चलते बने। तो मैंने अपना हक अदा कर दिया, जो भी हक बयान किया, जो भी सच बयान किया, वो अल्लाह और उसके लोगों का था। और इंशाल्लाह मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। इसमें जो गलतियाँ कुताहियाँ थी वो सब मेरी थी, ठीक है। अगर कोई इसमें गलती कुताही हुई है, तो अगर कोई इसमें ऐसा वैसा कोई लफ्ज़ हो गया तो मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।